थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने, हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बहुत देर बाद उनका पहली बार ट्वीट आया है, लोगों का तो उन्होंने आभार व्यक्त किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ मोदी जी का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया हुआ है और कहा है कि उनकी मदद की वजह से कहीं ना कहीं उनकी सत्ता वापस आई है। लेकिन एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करने से वो चूक गए हैं, और अगर कांग्रेस का आरोप अगर हम माने तो उनको आपका आभार व्यक्त करना चाहिए था, ऐसा कांग्रेस का कहना है, क्योंकि आप अगर इस मैदान में नहीं होते तो इनका मानना है महागठबंधन का कि शायद एक 10 सीटों का जो फासला है वो पार कर पाते। उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, अब कांग्रेस का ऐसा है ना कि हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मैं मर्द नहीं, मेरा पड़ोसी मर्द है। तो इनको लगता है कि इनकी कमजोरी, इनकी गलतियों को कभी नहीं देखेंगे और इसीलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। और अल्लाह करे कि हमेशा के लिए ये चला जाए, तारीख का हिस्सा बन जाए। आप ये बताइए कि भाई आपने कितने सीट जीते? आपने 19 कांग्रेस के जीते 70 में से। आप पूरी देश को बता दीजिए कि बाकी जो 51 सीट्स थे वो कौन जीता? 2 तो हम जीते, 2 हराए उनको। और इनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने ये ट्वीट भी किया साहिल साहब कि जो सीट हम लड़े उसमें से 5 हम जीते, 6 एनडीए जीती और 9 महागठबंधन जीती। अब आप बताइए कि नुकसान कहां हुआ? भाई हम 5 जीते, 6 एनडीए जीता, 9 आप जीते, जिसमें कांग्रेस के 4, आरजेडी के 3, सीपीआईएमएल के 2। और जहां एनडीए जीती वहां पर उनके जो वोट्स थे, हमको जो वोट्स में मार्जिन ऑफ विन से बड़े नहीं थे। तो ये सब बकवास और झूठ बोलना कांग्रेस की आदत बन गई। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हनीमून मना रहे हैं। महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव में याद होगा कि इनके मन से एक ही बात बोली थी कि फडणवीस को, उद्धव ठाकरे को रोकना है, ओवैसी को रोकना है, तो हमको वोट दो। तो अब आप तो ओवैसी का डर दिखाकर महाराष्ट्र में वोट लिए और जाकर उद्धव ठाकरे गोद में बैठ के दूध पी रहे हैं। तो कहां तक एक बात सच है? ये सब झूठ बोल रहे हैं और इनके पास कोई बोलने को है ही नहीं। तो भाई आप 70 सीट लिए क्यों? उसका जवाब नहीं। आप हार जाते हैं और बजाय अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के आप वो नहीं देखते। अच्छा, किशनगंज की हमारी सिटिंग एमएलए था, हम वहां हार के कांग्रेस जीती, तो क्या मैं भी छोटे बच्चे की तरह रो कि मम्मी मेरा चॉकलेट लेके बच्चा भाग गया? तो इनका तो यही हाल है। भाई मैच्योरिटी दिखाइए, आप काम करिए, नहीं करेंगे। असद भाई, जब पिछली बार आप बिहार में चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पहली बार जब आपने बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, तब कई बार पब्लिक रैलीज में लोगों ने उठकर आप पर आरोप लगाया था कि आप जो है वोट काटने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं। और तब से लेकर अब तक की ये जो यात्रा है, ये जो आपका पूरा सफर रहा है कि जिसमें आपको एक तरफ विरोध हो रहा था और अब जाकर आपको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय ने, और आपको 5 सीटों पर जिताया है और बाकी जगह पर भी आपने काफी अच्छी फाइट दी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से रहा आपका बिहार में, और क्या यही अब आपकी आगे की दिशा रहेगी हर राज्य में? पहली बात तो यह है कि हमारी सभाओं में 5 साल पहले कोई उठकर मुखालिफत नहीं करता था। लोग बहुत बड़ी तादाद में आते थे, मगर वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ जी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 6 सीट लड़े, 5 में जमानत जब्त हो गई, 1 में जमानत बचा पाए। 5 साल मुसलसल वहां पर हमारे बिहार यूनिट के सदर अख्तर उल ईमान, आफ्ताब साहब, और हैदराबाद से जो हमने ऑब्जर्वर बनाया था माजिद हुसैन, वो 5 साल बहुत मेहनत की, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किए, वहां जाते रहे। सीमांचल की अंडर डेवलपमेंट की हम बात किए। सीमांचल में बाढ़ आई तो हम लोग मेडिकल कैंप, रिलीफ कैंप चलाए। क्वारंटाइन, ये लॉकडाउन में क्वारंटाइन हुआ तो हम लोग वहां पर गए। CAA NPR NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हम प्रोटेस्ट किए। और सीमांचल की शुरू से हम कह रहे हैं कि सीमांचल अंडर डेवलप्ड है, भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। वो एक कनेक्शन पैदा हुआ हमारे लोगों की मेहनत की वजह से। तो ये हम मेहनत किए और अल्लाह का करम है, वहां की जनता ने इसको सराहा, उसको कबूल किया और उन्होंने हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से, वोट से कामयाब किया। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैराशूट किए इलेक्शन टाइम पर और लोगों को बोले वोट दे दो। हम वहां पर बराबर अपना कॉन्टैक्ट हमारा जारी रहा। मैं खुद कई मरतबा सीमांचल गया हूँ, किशनगंज गया हूँ, मुख्तलिफ मुकामात को गया हूँ, तो उसको पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल भी डाला था, आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। तो ये सब चीज जनता देखती है, जनता को दिखता है
कि भाई ये लोग हमारी बात कर रहे हैं, हमारे दरमियान में है, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग, हमने उनके दिलों में एक मोहब्बत और एतमाद को पैदा किया। तो आपका ये कहना है कि बेसिकली जो लोगों के जो प्राइमरी इश्यूज थे उसको आपने उठाया, इसके लिए वहां की जनता ने आपको 5 साल के बाद वहां पर खड़ा किया और आज आपको ये सफलता मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप क्यों लगता है कि एक तरफ राइट विंग बढ़ता है तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को उसका फायदा होता है? तो एक तरीके से पोलराइज्ड सोसाइटी में हम रह रहे हैं और उसके वजह से आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात क्यों उठती है बार बार? देखिए, अगर राइट विंग उठता है तो फिर नरेंद्र मोदी के 306 एमपी तो हो गए, ओवैसी के 2 क्यों है? कम से कम 10 हो जाते, 10 हो जाते ना, 10 भी नहीं होते, और हम 5 जीते बिहार में। ऐसा लग रहा है कि आसमान गिर चुका है तमाम सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल तबके के ऊपर, हजम नहीं हो रहा है उनको। अरे भाई, आप जब बड़ी बड़ी सेकुलर लिबरलिज्म की बात करते हैं तो ये तो जनता का फैसला, कबूल करिए ना। इतनी उनको नफरत है जनता के फैसले से, सीमांचल की फैसले, आवाम की फैसले से, कि बोलते नहीं वोट काटे। अरे भाई, हम मेहनत किए, आप भी तो हमारी सीट जीते हैं, कांग्रेस ने आरजेडी को हम हराए, एक सीट पर तो हमने जेडीयू के सिटिंग एमएलए को हराया, एनडीए को। ये सब रिकॉर्ड है। तो आरोप तो लगता रहेगा साहिल साहब को, कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील कैसे जीते? 23 साल से तो ये लोग नहीं कुछ कर सके, इम्तियाज जलील हरा दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस एक दुकान चलाती है। आप देखेंगे कहीं पर गांव में जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट के सामने एक आदमी टेबल डाल के बैठता है, उसका काम केवल नोटरी बना के देना, साइन करके। तो कांग्रेस वही दुकान चलाती है कि जो उनके साथ है सेक्युलर, जो उनके खिलाफ खड़ा हो गया अकलियतों और माइनॉरिटीज, दलित के राइट्स के लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, बी टीम हो गया, बी टीम हो गया। अरे बी टीम क्या बी टीम भाई? आप खुद देखिए, 70 सीट। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज देवेंद्र फडणवीस से मैंने जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, आप भी उनको कह रहे हैं सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज। ओवैसी अपने आप को क्या कहते हैं? वो मुसलमानों की पार्टी है या सेक्युलर पार्टी है? आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं? आपकी पार्टी को? मेरी पार्टी भारत के संविधान को मानने वाली पार्टी है और भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमारी पार्टी तमाम चीजों को मानती है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि जिसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, और हम सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सीमांचल की सरजमीन पर मुसलमान भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं। तो इसमें इसको ये चश्मा लगाकर कैसे देखा जाएगा सीमांचल में? सीमांचल, अरे भाई, तो सीमांचल में तो सब रहते हैं। भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक इलाका है, चिकन हेड बोलते हैं उसको, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल, और 7 सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की। आप उसको डेवलप नहीं करेंगे? माने देश के लिए बहुत जरूरी है। और हर साल बाढ़ आती है, तो सीमांचल को हम शुरू से बोल रहे डेवलप करिए। अब इनको लगता है कि नहीं, ये भाई, आप सेकुलर, हर एक को सेकुलर रहना चाहिए, मगर सेकुलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना, जैसा कांग्रेस कहती है और बीजेपी कहती है कि सेकुलर को। बीजेपी क्या कहती है कि सबका साथ सबका विकास, मगर अक़लियतों का विकास नहीं होगा। कांग्रेस कहती है कि हाँ, सेकुलरिज्म के माने ये है कि आप सिर्फ हमको वोट डालते रहो, हमको मास्टर बनाते रहो, हमको एमपी बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, और तुम्हारा काम कैसे मुशायरा करो, कवाली करो, इफ्तार की दावत करो, किसी दरगाह पे उर्स आया तो फूल चढ़ा दो, हम आएंगे, हमारे सर पर टोपी पहना दो, बस ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है। मैं इन दोनों सेकुलरिज्म को नहीं मानता, ये झूठ है, फरेब है। सेकुलरिज्म के मानी है कि मुझे मेरा हिस्सा मिले, और हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये मेरे हुकूक की लड़ाई है। मुझे भाई, आप कब तक एक टेबल पर बैठकर मेरे मुकद्दर का फैसला करेंगे? हम बोले नहीं बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। लेकिन एक तरफ तो आप ये बार बार कहते हैं कि आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर कुछ है तो वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, और ऐसे में कई बार ये कोशिश की जाती है राजनीतिक दृष्टि से कि सारी पार्टियां की जिनको लगता है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है वो साथ में आए। तो क्या बिहार में आपको साथ लेने की कोई कोशिश हुई थी? क्या अगर आपको आपका हिस्सा दिया जाता, आपकी पार्टी को आपका हिस्सा दिया जाता, तो हो सकता है कि आप महागठबंधन का हिस्सा हो सकते थे और वो बात नहीं बन पाई? क्या ये बात हम कह सकेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से 8 महीने पहले मैंने पार्लियामेंट में आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनसे जाकर मुलाकात की, 2 नेताओं से। मुझे नहीं मालूम कि उनका कितना इन्फ्लुएंस अपनी पार्टी में, और मैं जाकर उनसे कहा कि देखिए, हम हमसे बात करिए, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सोचिए इस बारे में। तो एक ने बड़े मुस्कुराहट और बड़े अच्छे तरीके से सुना और मुस्कुरा के बोला कि आप कॉफी पीएंगे क्या? हम 2 मरतबा उनको बोले, 2 मरतबा कॉफी कहा, तो हम समझ गए
कि ये हमको कॉफी पिलाना चाह रहे हैं और वो भी बगैर दूध की। दूसरे नेता से हम मिले तो वो हमको दोनों बार बोले कि आप लड़ते क्यों हैं, मत लड़िए। इलेक्शन से पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल आरजेडी के नेताओं से पटना जाकर मिले, बल्कि पटना में और बिहार में जितने बड़े इस्लामिक उलेमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम, उन सब से मिलकर बोले कि देखिए हमारा अलायंस करवा लीजिए, वरना आप शिकायत मत करिए कि वोट बढ़ गया। ये हमने कोशिश की, इन्होंने उसको कबूल नहीं किया। ठीक है, उनका राइट है, हम कोई किसी को फोर्स नहीं करेंगे, ना हम कोई किसी से भीख मांग सकते, हम तो जाके समझाए, मगर इनवाइट किए। आप जब नहीं करना चाह रहे थे, अब क्यों रो रहे हैं अब क्यों रो रहे हैं भाई? इलेक्शन में तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा ना साहिल साहब। ये इनका एरोगेंस है कि भाई कोई खड़ा ना हो, हम सिर्फ इनको वोट डालते रहे। अरे भाई, आप MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो फिर क्योटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बिहार का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता है, क्यों हार गया? किससे हारा? वो NDA के यादव कैंडिडेट से हार गया। फिर वहां पर आपका वोट कहां चला गया? आज मुसलमान बिहार में 17% है और सिर्फ 2015 में 24 MLA जीते, 18 जीते। यादव 14% है और 57 जीत जाते। ये कौन सी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आप? ये कौन से MY कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं आप? और हर बार जो है मुस्लिम वोट। अरे भाई, कोई ये क्यों नहीं पूछता कि ठाकुर वोट कहां जा रहा, भूमियार कहां जा रहा, ब्राह्मण कहां जा रहा, EBC कहां जा रहा, यादव कहां जा रहा, पचपनिया कहां जा रहा? सब जाकर मुल्ला जी के पीछे पड़ जाते, मुस्लिम वोट कहां जा रहा है? अरे भाई, मुस्लिम वोट भी तो आपका हिस्सा है ना, इस पर डिबेट कोई नहीं होता। हम 5 सीट जीते, अरे ये ऐसा हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि भारत की जमहूरियत को पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर का ख्वाब था, उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अगला आपका लक्ष्य बंगाल रहेगा? क्योंकि बंगाल माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा पोलराइज्ड इलेक्शन हो सकता है और वहां पर भी चूंकि आप सीमांचल से इतनी सीटें जीते हैं, लगा हुआ इलाका है बंगाल का, तो यहां पर आपकी भूमिका क्या रहेगी? साहिल साहब, ये मत बोलिए पोलराइज तो पूरा देश हो चुका है मेरे भाई। पोलराइज तो पूरा देश हो चुका है। 308 कैसा जीतती बीजेपी? बिहार में 40 पार्लियामेंट सीट में 39 NDA जीत जाती है। हाँ, अब महाराष्ट्र में पोलराइज बोलते हैं, महाराष्ट्र पूरा स्वीप करते हैं। अरे पोलराइज तो पूरा देश हो चुका है। यही तो हम कह रहे हैं सब लोगों को कि भाई साहब, ये सेकुलरिज्म जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म डिफरेंट है, आप इनके बातों में मत आइए। आप कब तक इसको उठा के अपने कंधों पे लेकर जाएंगे? पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने हमको सेकुलरिज्म को कूली बना दिया। बंगाल का इलेक्शन के बारे में हम अपनी पार्टी के लोगों से बात करेंगे जल्द से जल्द, उनसे पूछेंगे, उनकी अगर बात में वो कॉन्फिडेंट है, उनके पास पूरी तैयारी इलेक्शन लड़ने की, तो यकीनन फैसला लेंगे। इलेक्शन लड़ना तो हमारी जिम्मेदारी है, लड़ेंगे ना। नहीं, मैंने इसलिए पोलराइज कहा, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको दिखाया जाता है कि आप सिर्फ मुसलमानों का झंडा कंधे पर लेकर पार्टी चलाते हैं, उसी तरीके से बंगाल में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि अभी अमित शाह भी गए थे और ये भाषण उन्होंने किया है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये तुष्टीकरण का आरोप, मतलब आप किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय को का समर्थन पाने के लिए सिर्फ उनकी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर नहीं, मैं अमित शाह साहब को चैलेंज कर रहा हूं। तुष्टीकरण अगर बंगाल के मुसलमानों का हुआ है तो आप सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दे दीजिए, बता दीजिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ मुसलमानों का बंगाल के, उसका कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है और आपके कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है। ये बीजेपी का ये झूठ और फरेब है कि तुष्टीकरण अरे भाई, कैसा तुष्टीकरण हुआ बताइए? कौन सा तुष्टीकरण हुआ? इमामों को पैसे देना या उस तरीके? नहीं, आप ये कहना चाह रहे कि दूसरे मंदिर को पैसे नहीं मिलते क्या? सबको मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, तेलंगाना में हम दिलाते हैं। आप ये बताइए, तुष्टीकरण हुआ तो फिर इलिटरेसी इतनी ज्यादा क्यों है? तुष्टीकरण अगर हुआ तो ड्रॉप आउट इतना ज्यादा क्यों है? तुष्टीकरण इतना हुआ तो फिर ग्रेजुएशन में 300 में से 3 मुसलमान क्यों होते? ये बताइए ना। फिर हमको तो हम डेटा से बात करेंगे आपसे। कोई तुष्टीकरण नहीं हुआ, सिर्फ मुसलमानों के हेट्रेड को, मुसलमानों से नफरत पैदा करके बीजेपी राजनीति करती, और दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज बीजेपी का डर दिला के वोट हासिल करना चाहते हैं कि भाई सेकुलर जिंदा रखो, कुछ मत बोलो। यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमको यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर मेरे को स्कूल चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, और वो उस वक्त होगा जब भारत की जमहूरियत में आपके पास पॉलिटिकल वॉइस होगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो ये लोग नहीं देना चाह रहे। कहां देना चाहेंगे? तो आपका कहना है कि ममता बनर्जी भी ये वॉइस नहीं देना चाहती, ममता बनर्जी भी मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, यही आप मानते हैं बंगाल में भी?
देखिए ममता बनर्जी, टीएमसी गवर्नमेंट जो है ना, वो अगर इतना काम करती मुसलमानों के बारे में और बड़ा, तो 18 सीट पर बीजेपी कैसे जीतती वहां पर? हम तो गए भी नहीं ना। पोलराइजेशन आप बोल रहे थे, मैं तो लड़ा भी नहीं, हम जाते भी नहीं है। क्या मेरा क्या साया गिर गया वहां से, हैदराबाद से बंगाल में? बताइए आप, बगैर हमारे का 18 सीट 17-18 सीट बीजेपी जीत जाती है। पॉलिटिकल, आपको भारत की जमहूरियत में ये जरूरी है कि माइनॉरिटीज की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो। ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। और इससे जो ब्लैक शीप है, ये जो लोग जो जमहूरियत पर भरोसा नहीं करते, उनको भी एक मुंह तोड़ जवाब होगा। ये बहुत जरूरी है, काम हम कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना, उसमें फेथ दिलाना, और उन लोगों को डेमोक्रेसी में लेकर आना जो आज मायूस बैठे हुए हैं, इसलिए कि एक तरफ बीजेपी तुष्टीकरण बोलती, दूसरी तरफ ये पार्टीज बोलते कि देखो बीजेपी का डर दिलाकर। अरे भाई, आप फायदा क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना ही फायदा कर रहे हैं। चलिए, आप आगाज कर रहे हैं कि अभी, क्योंकि आप अभी उत्तर भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ दिख रहा है बिहार के नतीजों से कि आपको सफलता जरूर मिल रही है। ये आपकी पहली सफलता है। उसी तरीके से अब बंगाल के चुनाव भी होंगे, तब भी पता चलेगा कि आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी। आपने हमसे फिलहाल बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जब आप बंगाल में पांव रखेंगे तब दोबारा आपसे यही मुलाकात होगी और दोबारा आपसे सवाल जवाब हो जाएगा। शुक्रिया, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर।